हेलो एवरीबॉडी, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं डॉक्टर नवीन और आज हम पढ़ेंगे पीसीओएस और पीसीओडी, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज भी हम बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एफएमजी के स्टूडेंट है या एमबीबीएस के स्टूडेंट है या कोई भी लाइसेंसिंग एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टॉपिक से क्वेश्चन श्योर रहता ही रहता है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे और आप लोग पूरा ध्यान से पूरा नोट कॉपी सब लेकर बैठिए और वन बाय वन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिखिए और उसको रिवीजन करिए। ठीक है, चलिए जो हम बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं, तो इससे पहले अगर आप नहीं भी जानते हैं कुछ पीसीओडी पीसीओएस के बारे में तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए, सो ये हम जो देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, ये है यूट्रस का इमेज और जो आउटर लेयर होता है यूट्रस का उसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, जो आपको पता है क्योंकि हम एवरी टॉपिक में जो रिलेटेड टॉपिक होता है उसमें हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो मिडिल लेयर होता है उसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, जो मसल लेयर होती है ना। फिर जो एंडोमेट्रियम जो इनर लेयर होता है इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। और ये हो गई सर्विक्स, ये हो गया वेजाइना। ठीक है, और ये हो गई ओवेरी एंड दिस वन इज द फेलोपियन ट्यूब, है ना। आपको पता है बट फिर भी हम डिस्कस कर लिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि ये पीसीओडी और पीसीओएस होता क्या है। सो पीसीओडी मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ओवेरियन सिंड्रोम इसका एक और नाम भी है जिसको हम बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नॉन एज स्टेन-लेवेंथल सिंड्रोम। स्टेन-लेवेंथल सिंड्रोम, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, स्टेन-लेवेंथल सिंड्रोम। तो अगर आपके एग्जाम में अगर ऑप्शन में इंस्टेड ऑफ पीसीओडी या पीसीओएस अगर स्टेन-लेवेंथल सिंड्रोम भी दिया हुआ है तो डोंट बी कंफ्यूज गाइस, दिस ऑल आर सेम। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस का कॉज क्या है। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि पीसीओडी पीसीओएस जनरली इंटरचेंजेबली टर्म है। ठीक है, कभी कभार हम पीसीओडी की जगह पर पीसीओएस भी यूज कर सकते हैं, बट अभी के न्यू रिसर्चेज में या न्यू बुक्स में समटाइम क्या बोलते हैं कि पीसीओडी जो होता है जिसमें स्पेसिफिक सिम्टम्स होता है, स्पेसिफिक कॉज होता है, उसको हम डिजीज बोलते हैं। बट जिसमें स्पेसिफिक सिम्टम्स स्पेसिफिक कोई कॉज नहीं है उसको हम पीसीओएस बोलते हैं। ठीक है, बट आप अगर वर्ल्ड बुक में देखेंगे तो पीसीओडी पीसीओएस बोथ आर द सेम कह के आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये जानकर चलिए कि पीसीओडी पीसीओएस दोनों सेम है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि पीसीओडी का कॉज क्या है, पीसीओडी या पीसीओएस का कॉज क्या है। सो पीसीओएस का कोई भी एग्जैक्ट कॉज नहीं है। सो देयर इज नो एग्जैक्ट कॉज ऑफ पीसीओएस। ठीक है, और वी कैन से दैट एग्जैक्ट कॉज इज अननोन। ठीक है, बट जेनेटिक इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। जेनेटिक की वजह से पीसीओएस हो सकता है, यानी कि अगर ग्रैंड मदर को ये प्रॉब्लम है तो मदर को ये प्रॉब्लम होगा, मदर को प्रॉब्लम है तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये जेनेटिक्स। उसके बाद हार्मोनल कॉज हो सकता है, एंड हार्मोनल कॉज मोस्ट कॉमन ड्यू टू एंड्रोजन। किस हार्मोन की लेवल इंक्रीज होने की वजह से पीसीओएस हो सकता है, तो एंड्रोजन लेवल अगर इंक्रीज होगा या एलिवेट होगा तो पीसीओएस हो सकता है। ठीक है, आफ्टर दैट इन्वायरमेंटल फैक्टर, कभी कभार इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी क्या हो सकता है, पीसीओएस हो सकता है।
ठीक है। सो एग्जैक्ट कॉज अननोन है, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, हार्मोनल रीजन हो सकता है, हार्मोनल कॉज ड्यू टू हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन, एंड्रोजन हार्मोन की लेवल इंक्रीज या एलिवेट होने की वजह से क्या हो सकता है, पीसीओएस या पीसीओडी हो सकता है, और कभी कभार वेरी रेयरली इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ सिम्टम्स। सो पीसीओएस का सिम्टम्स क्या है। सो नंबर वन इरेगुलर पीरियड और एमेनोरिया, ठीक है। आफ्टर दैट सडन वेट गेन हो सकता है, ठीक है। आफ्टर दैट हेयर थिनिंग हो सकती है, आफ्टर दैट इनफर्टिलिटी हो सकता है, और वी कैन से डिफिकल्टी इन कंसीविंग। अगर इनफर्टिलिटी नहीं भी हुआ तो कंसीव करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। उसके बाद ऑयली स्किन हो सकता है, या ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जनरल सिम्टम्स है जो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हेयर स्यूटिज्म हो सकता है, ठीक है। ये कुछ सिम्टम्स है जिससे आपको पता चलेगा कि इस पेशेंट को पीसीओडी या पीसीओएस है या नहीं है। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इस सिम्टम्स को। जब भी पेशेंट आपके पास आएंगे, पेशेंट आपको बोलेंगे डॉक्टर आई एम हैविंग एमेनोरिया या ओलिगोमेनोरिया, इरेगुलर पीरियड होगा या एब्सेंस ऑफ पीरियड होगा, ठीक है। उसके बाद कभी कभार कंप्लेंट करेंगे कि मेरा सडन वेट गेन हो गया है, ये 2 मंथ्स 3 मंथ्स के दौरान वेट गेन मेरा थोड़ा ज़्यादा हो गया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी पीसीओडी के पेशेंट आपके पास या पीसीओएस के पेशेंट आपके पास आएंगे सबका वेट गेन होगा, नहीं। थिन पेशेंट को भी, थिन फीमेल को भी पीसीओडी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हेयर थिनिंग बोलेगा कि हमको हेयर थिनिंग हो रहा है, और एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, हेयर स्यूटिज्म, यानी कि अननेसेसरी जगह पे, जैसे अपर लिप्स में ना, इस पोर्शन में, उसके बाद इस चीन में, इस साइड में, है ना, सभी जगह पर क्या होगा, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होगा, अननेसेसरी हेयर ग्रोथ होगा, ठीक है। उसके बाद एब्डोमिनल एरिया में, अम्बलाइकस के आसपास, यानी कि प्यूबिक रीजन में भी क्या हो सकता है, वहां पर प्यूबिक रीजन में भी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं डायग्नोसिस, हम कैसे डायग्नोस करेंगे। पेशेंट आया, ये कुछ सिम्टम्स हमको बताया, अब हमको एग्जैक्ट पीसीओएस डायग्नोस करने के लिए हमको क्या क्या देखना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। हम जो फॉलो करते हैं डायग्नोसिस के लिए, पीसीओएस के डायग्नोसिस के लिए, वो है रोटरडम क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया है, रोटरडम क्राइटेरिया है, और ये आपका क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अब रोटरडम क्राइटेरिया में 3 थिंग्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको देखना है पीसीओएस के पेशेंट को डायग्नोस करने से पहले, ठीक है। अगर ये 3 में से कोई भी 2 चीज अगर प्रेजेंट है, कोई भी 2 सिम्टम्स अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो आप डायग्नोस कर सकते हैं कि इस पेशेंट को पीसीओएस है। सो व्हाट आर दैट 3 थिंग्स। सो नंबर 1 इरेगुलर पीरियड। इरेगुलर पीरियड में अब 2 चीज यहां पर आ सकता है, एक तो ओलिगोमेनोरिया, एक तो क्या होगा, ओलिगोमेनोरिया, या दूसरा एमेनोरिया। ये दोनों में से कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एंड्रोजन का लेवल हाई होगा, है ना, हाई एंड्रोजन लेवल। हमने क्या पढ़ा था अभी कुछ देर पहले कॉजेस में, कि एंड्रोजन का लेवल अगर हाई होगा तो पीसीओएस होगा। तो आपको अगर हाइपर एंड्रोजेनिज्म देखने को मिल रहा है, अगर आप एंड्रोजन का लेवल अगर आप चेक कर रहे हैं और वो नॉर्मल रेंज से अगर ज्यादा हो रहा है, तो ये भी एक आपके लिए साइन हो सकता है। और मल्टीपल सिस्ट अगर ओवेरी में मल्टीपल सिस्ट अगर आपको दिख रहा है, तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये पीसीओडी का केस है। बट या तो ये तीनों प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं अगर तीनों प्रेजेंट है तो, या तीनों में से कोई भी 2 प्रेजेंट है। जैसे कि अगर इरेगुलर पीरियड और हाई एंड्रोजन लेवल हो गया, तो हम कंफर्म कर देंगे कि ये पीसीओएस है, ठीक है। या तो
हाई एंड्रोजन और मल्टीपल सिस्ट अगर हम देख रहे हैं तो भी हम कंफर्म करेंगे कि ये पीसीओएस है, या तो मल्टीपल सिस्ट या इरेगुलर पीरियड है तो भी हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये पीसीओडी या पीसीओएस का केस है। ठीक है, तो रोटरडम क्राइटेरिया में क्या क्या देखना है आपको? 3 थिंग्स देखना है। एक तो आपको देखना है पीरियड इरेगुलर है, रेगुलर है, ओलिगोमेनोरिया है, एमेनोरिया है ना। उसके बाद आपको देखना है कि एंड्रोजन का लेवल हाई है या नहीं है। इसके बाद आपको देखना है मल्टीपल सिस्ट प्रेजेंट है या नहीं है ओवरी में। ये तीनों प्रेजेंट है, गुड। अगर ये तीनों प्रेजेंट नहीं है, तीनों में से कोई भी 2 प्रेजेंट है, तो आप कंफर्म करेंगे कि ये क्या है? पीसीओडी का केस है या पीसीओडी के पेशेंट है। ठीक है, क्लियर गाइस? चलो इस पे एक नोट हम पहले लिख लेते हैं। 2 आउट ऑफ 3 criteria should fulfill to diagnose PCOS। क्लियर? ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं फिजियोलॉजी क्या होता है, पीसीओएस कैसे होता है, जो हमने सिम्टम्स पढ़ा वो सिम्टम्स कैसे देखने को मिलता है, कौन सा हार्मोन का लेवल बढ़ता है, कौन सा हार्मोन का लेवल कम होता है। अगर आप ये फिजियोलॉजी समझ गए तो ऑलमोस्ट पीसीओएस आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सो ड्यू टू हार्मोन पीसीओएस होने का जो मेन रीजन है ये ड्यू टू हार्मोनल एब्नॉर्मलिटी। ठीक है, बट कौन सा हार्मोन का एब्नॉर्मलिटी? सो पहले तो इसमें एलएच का लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। पीसीओएस में एलएच का लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा। जब भी एलएच का लेवल इंक्रीज होगा सो थीका सेल पे जाकर, हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने पढ़ा था कि एलएच एक्ट ऑन थीका सेल। एलएच का लेवल बढ़ेगा, एलएच क्या होगा? थीका सेल पे जाकर एक्ट करेगा और थीका सेल प्रोड्यूस करेगा एक हार्मोन जिसका नाम है एंड्रोजन। अब ये एंड्रोजन क्या करेगा? दिस एंड्रोजन्स आर गोइंग टू एडिपोज टिश्यू एंड एंड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है किसमें? ईस्ट्रोजन में। एंड्रोजन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ईस्ट्रोजन दैट इज E1 with the help of enzyme that is aromatase enzyme है ना। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सर? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एरोमेटाइजेशन हम बोलते हैं। और ये आपको पता है ना, क्योंकि ये हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी पढ़ा है और बहुत टाइम हमने फेब्रुअरी में भी हमने रिपीट किया है, बहुत बार हमने पढ़ा है कि एंड्रोजन कन्वर्ट होता है ईस्ट्रोजन में विद द हेल्प ऑफ एरोमेटेज एंजाइम और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। ठीक है, सो अब यहां पर क्या होगा? कौन सा ईस्ट्रोजन बना यहां पर? सो E1 बना। ठीक है, यहां पर कौन सा ईस्ट्रोजन बना सर? सो E1 बना, है ना। चलिए नाउ अब क्या होगा? अगर एक्सेसिव एलएच है तो एक्सेसिव एंड्रोजन भी एक्सेसिव होगा। सो देयर विल बी एक्सेसिव एंड्रोजन, है ना, एक्सेसिव एंड्रोजन। और जब एक्सेसिव एंड्रोजन है सो दिस ऑल एंड्रोजन विल कन्वर्ट इनटू ईस्ट्रोजन ऑब्वियसली, है ना। जब ईस्ट्रोजन एक्सेसिव एंड्रोजन है तो ईस्ट्रोजन क्या होगा? एक्सेसिव होगा, यानी कि ईस्ट्रोजन का लेवल भी क्या होगा? हाई होगा। सो इन केस ऑफ पीसीओएस ईस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा? हाई होगा। तो जब भी पेशेंट आपके पास आएंगे पीसीओएस का तो आप क्या समझेंगे कि दिस पेशेंट इज हैविंग हाई ईस्ट्रोजन लेवल, यानी कि हाइपर ईस्ट्रोजन लेवल, है ना। ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा। सो PCOS female
have high estrogen level, have high estrogen लेवल। ठीक है, ये आपको नहीं भूलना है। सो पीसीओएस इज हाइपर एस्ट्रोजेनिक कंडीशन। ठीक है, नाउ सर जब एस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा, जब एस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा तो ये क्या करेगा, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि इट विल गिव नेगेटिव फीडबैक, एस्ट्रोजन गिव्स negative feedback to FSH, and when estrogen level is high, estrogen gives positive feedback to LH, पॉजिटिव फीडबैक टू LH। अब यहां पर क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है तो एस्ट्रोजन निगेटिव फीडबैक दे रहा है। किसको दे रहा है निगेटिव फीडबैक सर, FSH को दे रहा है। और जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है ये पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है। किसको दे रहा है सर, ये पॉजिटिव फीडबैक टू LH को। ये हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉपिक में भी पढ़ा था। जब एस्ट्रोजन का लेवल मोर देन 200 पिकोग्राम हो जाएगा देन इट गिव्स पॉजिटिव फीडबैक टू LH, है ना। सो एस्ट्रोजन का लेवल जब ज्यादा होगा तो ये पॉजिटिव फीडबैक देगा LH को, और जब एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होगा तो ये निगेटिव फीडबैक देगा FSH को। ये हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी हमने पढ़ा है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं तो प्लीज पहले आप मेंस्ट्रुअल साइकिल का टॉपिक पढ़ लीजिए, इसी प्ले लिस्ट में ऐड है वो भी। ठीक है, नाउ अब हम देख लेते हैं when estrogen level increases it gives negative feedback to FSH। ठीक है, when it will give negative feedback to FSH in female ovary we need FSH, हमको FSH चाहिए। इन फीमेल ओवरी वी नीड FSH। क्यों, क्योंकि फोलिकल को स्टिमुलेट करेगा, और जब फोलिकल स्टिमुलेट होगा तो फिर क्या होगा, फोलिकल स्टिमुलेट होकर फोलिकल ग्रो होगा, डेवलप्ड होगा। सो प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू एंटल, एंटल टू ग्राफिन में चेंज होगा, है ना। सो वी नीड FSH टू stimulate and grow the follicle। ठीक है, सो ये आपको पता है। बट when it will give negative feedback, when estrogen will give negative feedback, जब एस्ट्रोजन निगेटिव फीडबैक देने लगेगा तो क्या होगा, वहां पर FSH का लेवल कम हो जाएगा, और जब FSH का लेवल कम होगा तो जो वहां पे फोलिकल्स है वो प्रॉपर ग्रो नहीं हो पाएगा, और जब प्रॉपर ग्रो नहीं होगा तो वहां पर ओव्यूलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब जैसे कि प्राइमोडियल टू प्राइमरी में जाना पड़ेगा पहले, प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू एंटल, और एंटल टू ग्राफिन। बट जब यहाँ पर निगेटिव फीडबैक हो जाएगा तो क्या होगा, सारा फोलिकल का साइज जो है वो एट्राइटिक यानी कि छोटा ही रह जाएगा, वो ग्रो ही नहीं होगा, है ना। सो ड्यू टू लो FSH follicles of ovary becomes atretic, है ना। फोलिकल क्या रह जाएगा, छोटा छोटा फोलिकल ही रह जाएगा। तो कितना साइज होगा सर, सो 2 to 9 mm, 2 to 9 mm, ज्यादा से ज्यादा 2 to 9 mm का फोलिकल रहेगा वहां पे। ठीक है, एंड जब फोलिकल ग्रो नहीं होगा, जब फोलिकल ग्राफिन फोलिकल में कन्वर्ट नहीं होगा तो वहां पर ओव्यूलेशन नहीं होगा। सो बिकॉज ऑफ follicles are not growing properly,
so there is no ovulation, so there is no ovulation, ओव्यूलेशन नहीं होगा। और जब ओव्यूलेशन नहीं होगा, सो हमने पढ़ा था अभी कि पीसीओएस फीमेल हैव complain of an ovulation, जब भी पीसीओएस की फीमेल आपके पास आएंगे तो वो क्या कंप्लेन करेंगे, वो कंप्लेन करेंगे डॉक्टर आई एम हैविंग एन ओव्यूलेशन, यानी कि मुझे पीरियड नहीं हो रही है। ठीक है, सो क्यों नहीं पीरियड हो रहा है, क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। ओव्यूलेशन नहीं होगा तो पीरियड नहीं होगा डेफिनेटली, है ना। एंड if there is no ovulation, then there will be no possibilities of pregnancy, and that's why PCOS female have complain of infertility, है ना। सो जब भी पीसीओएस की फीमेल आपके पास आएंगे, हमने सिम्टम्स में भी पढ़ा है, या तो कंसीविंग करने में डिफिकल्टी होगा या तो इनफर्टिलिटी होगा। तो क्यों होगा सर ये, क्योंकि वहां पर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। सर ओव्यूलेशन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि फोलिकल डेवलप्ड एंड ग्रो नहीं हो रहा है। फोलिकल क्यों नहीं ग्रो हो रहा है सर, क्योंकि वहां पर एफएसएच कम है। सर एफएसएच क्यों कम है, क्योंकि ईस्ट्रोजन का लेवल हाई है, और जब ईस्ट्रोजन का लेवल कम होगा, सॉरी जब ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा तो एफएसएच को कौन सा फीडबैक मिलेगा, तो निगेटिव फीडबैक मिलेगा। ठीक है, तो आपको इतना पता चल गया। अब हम देखते हैं कि ईस्ट्रोजन गिव्स पॉजिटिव फीडबैक टू एलएच। ठीक है, व्हेन ईस्ट्रोजन लेवल इंक्रीजेस, हमने ये पहले भी डिस्कस किया और अभी हम फिर से देख रहे हैं। व्हेन ईस्ट्रोजन लेवल इंक्रीजेस, it gives positive feedback to LH, पॉजिटिव फीडबैक टू LH। ठीक है, कौन सा फीडबैक मिलेगा सर, पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। ठीक है, और ईस्ट्रोजन एक काम क्या करती है, ये यूटराइन प्रोलिफरेशन करवाती है ना। जब ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा तो वहां पर क्या होगा, यूटराइन प्रोलिफरेशन होगा, एंड देन there is proliferation of endometrium और यूट्रस, है ना। बट ड्यू टू निगेटिव फीडबैक ऑफ एफएसएच, अब फिर क्या होगा, ड्यू टू निगेटिव फीडबैक to FSH in PCOS, there is no ovulation, और जब ओव्यूलेशन नहीं होगा, if there is no ovulation, then it means there is no corpus luteum,
and if no corpus luteum, no corpus luteum, no corpus luteum means no progesterone, no corpus luteum means no progesterone. So there is only estrogen is present. So only estrogen is present, and because of too much estrogen level, because of too much estrogen level, because of too much estrogen level, there is too much proliferation, there is too much proliferation of uterine endometrium. यूटेराइन एंडोमेट्रियम, है ना। अब पहले इतना हम समझ लेते हैं, एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देगा एलएच को। एलएच को जब एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली एलएच का लेवल तो इंक्रीज हो ही रहा है ना। और यहां पर क्या हो रहा है कि एंडोमेट्रियम, एस्ट्रोजन क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम, यूट्राइन एंडोमेट्रियम को भी प्रोलिफरेट करते हैं, ये भी हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा है। अब यहां पर क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट हो रही है, बट हमने क्या पढ़ा है कि एफएसएच को निगेटिव फीडबैक देता है। एफएसएच को जब निगेटिव फीडबैक मिलेगा तो वहां पर फोलिकल ग्रो नहीं होगा, फोलिकल ग्रो नहीं होगा तो वहां पर ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, कॉर्पस लूटियम नहीं बनेगा, और कॉर्पस लूटियम जब नहीं बनेगा तो प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा, और जब प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा तो एस्ट्रोजन की लेवल से, एस्ट्रोजन की वजह से क्या हुआ है, इंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन तो हो गया है बट वहां पर ब्लीडिंग नहीं हो रही है। क्यों नहीं ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि वहां पर प्रोजेस्टेरोन नहीं है ना। सो अगर कॉर्पस लूटियम नहीं है तो प्रोजेस्टेरोन नहीं है, और प्रोजेस्टेरोन नहीं है तो सिर्फ वहां पर एस्ट्रोजन है। अब एस्ट्रोजन क्या कर रहा है कि एस्ट्रोजन सिर्फ एंडोमेट्रियम और यूटेराइन एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट कर रही है। अब एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन अगर ज्यादा हो जाएगा, अगर नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो जाएगा एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन, तो वहां पर एक और रिस्क है, और उसको हम क्या बोलते हैं, तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया। सो यहां पर क्या हो सकता है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया। सो फीमेल, जो भी फीमेल पीसीओएस की कंप्लेन लेकर आपके पास आएंगे, हाई रिस्क हो सकता है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया होने का। क्यों होगा एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया, क्योंकि वहां पर प्रोजेस्टेरोन नहीं है, प्रोजेस्टेरोन नहीं हो रहा, प्रोजेस्टेरोन नहीं है तो वहां पर सिर्फ एस्ट्रोजन क्या करे, एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट कर रही है, ठीक है। और जब एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया एक्सेसिव हो जाएगा, एक्सेसिव एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया, एक्सेसिव एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया लीड्स टू एंडोमेट्रियल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर। अगर एक्सेसिव एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया हो जाएगा तो वहां पर क्या रिस्क होगा, एंडोमेट्रियल कैंसर होने का रिस्क रहेगा, ठीक है, ठीक है। सो फीमेल with PCOS have risk of endometrial hyperplasia as well as endometrial cancer, endometrial cancer, ठीक है।
इतना अगर आपको पता चल गया तो ऑलमोस्ट आप समझ जाएंगे कि पीसीओएस अगर किसी भी फीमेल को है तो क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है और क्या क्या प्रॉब्लम हमको देखने को मिल सकता है। जैसे कि जो हमने सिम्टम्स में पढ़ा वो हमने यहाँ पर फिजियोलॉजी में जाना कि कैसे ये होता है। ठीक है, अब एक और चीज आपको देखना क्या है कि अगर इंसुलिन रेसिस्टेंस है, इंसुलिन रेसिस्टेंस इन पीसीओएस, इंसुलिन रेसिस्टेंस इन पीसीओएस, पीसीओएस में इंसुलिन रेसिस्टेंस भी होता है। और जब इंसुलिन रेसिस्टेंस होगा, इफ फीमेल हैव इंसुलिन रेसिस्टेंस, देन इंसुलिन का लेवल क्या होगा सर? इंसुलिन का लेवल इंक्रीज होगा। इंसुलिन रेसिस्टेंस होने का मतलब क्या? बॉडी में इंसुलिन है बट हमारी बॉडी जो है वो इंसुलिन को यूज नहीं कर पा रही, यानी कि फंक्शनेबल नहीं है। तो यहां पर इंसुलिन का रेसिस्टेंस होगा तो इंसुलिन का लेवल क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। और जब इंसुलिन लेवल इंक्रीजेस, हाई इंसुलिन लेवल स्टिमुलेट थीका सेल। जब इंसुलिन का लेवल अगर हाई हो जाएगा तो वहां पर क्या होगा? इंसुलिन जो है वो थीका सेल को स्टिमुलेट करेगा। और ऑब्वियसली फिर से थीका सेल यहां पर स्टिमुलेट हो रहा है तो फिर यहां पर क्या बनेगा? थीका सेल ऑलवेज बनाती है एंड्रोजन, है ना। थीका सेल क्या बनाती है सर? थीका सेल एंड्रोजन बनाती है। एक तो थीका सेल ने एंड्रोजन बनाया एलएच के इन्फ्लुएंस में आकर, यहां पर थीका सेल एंड्रोजन बना रही है किसके इन्फ्लुएंस में? सो इंसुलिन इंक्रीज हुआ है, इसलिए इंसुलिन के इन्फ्लुएंस में आकर पर एंड्रोजन क्या हुआ है? एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज हो चुका है। क्यों हुआ है एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज सर? बिकॉज ऑफ हाई एस्ट्रोजन लेवल। और जब एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा तो फिर यहां पर एक और प्रॉब्लम होगा, वो है हिरसुटिज्म। यहां पर एक और प्रॉब्लम होगा, हिरसुटिज्म। और फीमेल विथ पीसीओएस हैव हिरसुटिज्म, हमने ये सिम्टम्स में भी पढ़ा है। फीमेल विथ PCOS have complain of hirsutism। ठीक है, एक और चीज, जब इंसुलिन का लेवल इंक्रीज होगा, तो इंसुलिन प्लस एंड्रोजन together, these both act on liver, and suppress production of SHBG hormone, SHBG एंजाइम। ठीक है, सो यहां पर क्या होगा? जब इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा और एंड्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो ये दोनों क्या करेगा? लीवर पर जाकर एक्ट करेगा और एसएचबीजी की प्रोडक्शन को कम कर देगा, यानी कि 6 हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सो 6 हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन डिक्रीजेस, यानी कि एसएचबीजी जो है, एसएचबीजी हार्मोन क्या होगा? ये डिक्रीज हो जाएगा, है ना। एसएचबीजी विल गेट डिक्रीज। और ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है, दिस कैन बी योर क्वेश्चन गाइस। ठीक है, सो एसएचबीजी का मतलब क्या हुआ सर? एसएचबीजी का मतलब क्या हुआ? एसएचबीजी का मतलब हुआ 6 हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, और ये क्या होगा? डिक्रीज होगा। सर क्यों डिक्रीज होगा एसएचबीजी? क्योंकि इंसुलिन और एंड्रोजन दोनों का लेवल बढ़ा हुआ है, ये दोनों जाकर एक्ट
एक्ट करेगा कहां पर सर, तो लीवर पर जाकर एक्ट करेगा, और लीवर क्या करेगा, एसएचबीजी का प्रोडक्शन कम कर देगा, क्योंकि एसएचबीजी कौन बनाता है, तो लीवर बनाती है। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर। चलो अब हम देख लेते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में सिंपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि इमेजिंग में हम क्या कर सकते हैं। इमेजिंग मोडालिटीज में हम कर सकते हैं यूएससी, अल्ट्रासोनोग्राफी। और कौन सा अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे सर, तो टीबीएस अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे। सो इमेजिंग मोडालिटीज में हम करेंगे यूएससी। ठीक है, इसके बाद हम कुछ हार्मोनल प्रोफाइल भी हम चेक करेंगे। हार्मोनल प्रोफाइल भी हम चेक करेंगे। और हार्मोनल प्रोफाइल में हम क्या क्या देखेंगे, तो यहां पर हम देखेंगे एलएच का लेवल, यहां पर हम देखेंगे एफएसएच का लेवल, यहां पर हम देखेंगे एंड्रोजन का लेवल। ठीक है, और हम यहां पर देखेंगे प्रोलैक्टिन लेवल, और हम यहां पर देखेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन सब हम यहां पर चेक करेंगे। ठीक है, और हम एक और हम टेस्ट कर सकते हैं जिसको हम मेटाबॉलिक टेस्ट भी हम बोलते हैं। मेटाबॉलिक टेस्ट भी हम कर सकते हैं। मेटाबॉलिक टेस्ट में हम क्या कर सकते हैं, तो यहां पर हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, हम ओजीटीटी हम कर सकते हैं। साथ ही साथ लिपिड प्रोफाइल भी हम कर सकते हैं। लिपिड प्रोफाइल भी हम कर सकते हैं। ये कुछ टेस्ट हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, बट हमने क्या पढ़ा रोटाडम क्राइटेरिया में, कि रोटाडम क्राइटेरिया में हमने पढ़ा था कि यहां पर हमको क्या क्या देखना है। एक तो हमको देखना है पीरियड, ओलिगोमेनोरिया है, एमेनोरिया है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या देखना है, एंड्रोजन का लेवल ज्यादा है या नहीं है। उसके बाद हमको क्या देखना है, ओवेरी में सिस्ट जो है वो कितने हैं। ठीक है, तो हमको मेन कौन सा है, तो सर हमको सिस्ट का नंबर हमको देखने के लिए इमेजिंग टेस्ट यानी कि अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद हम हार्मोनल प्रोफाइल में हम एंड्रोजन का लेवल चेक कर लेंगे। ठीक है, और हम हिस्ट्री से हम ये पूछ लेंगे कि ओलिगोमेनोरिया है या एमेनोरिया है। तो अगर हमको ये तीनों में से कोई दो अगर हमको मिल रहा है तो हम कंफर्म हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये क्या है, ये पीसीओएस का केस है। बट आपको और भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इतना डिटेल टेस्ट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं सोनोग्राफिक फाइंडिंग। पीसीओडी और पीसीओएस में सोनोग्राफिक फाइंडिंग्स क्या क्या हमको देखने को मिलेगा। सो देखिए, नंबर 1 सोनोग्राफिक फाइंडिंग में हमको देखने को मिलेगा इनलार्ज्ड ओवरीज। सर दोनों ओवरीज में पीसीओडी होगा या एक ही ओवरी में होगा या एक में भी हो सकता है। देखो, या तो दोनों में भी हो सकता है, एक में भी हो सकता है। सो इनलार्ज्ड ओवरीज कैन बी यूनिलैटरल और इट कैन बी बायलैटरल। ठीक है, अफेक्टेड ओवरी, अगर दोनों ओवरी इफेक्ट है तो दोनों ओवरीज इनलार्ज होगा, अगर एक ओवरीज इफेक्ट है तो एक ओवरीज इनलार्ज होगा। ठीक है, सो इनलार्ज ओवरीज। नंबर 2 हाइपोइकोइक ओवरीज। हाइपोइकोइक ओवरीज with no individual cyst, इसका मतलब क्या हुआ, ओवेरी जो होगा वो हमको हाइपोइकोइक दिखेगा। अब हाइपोइकोइक हाइपर इकोइक के लिए ऑलरेडी लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, तो आप वहां पर जाकर आप देख लीजिए। ठीक है, डिटेल में। तो हमको ओवरी जो होगा वो हाइपोइकोइक देखने को मिलेगा, बट वहां पर सिस्ट नहीं होगा। सर पीसीओएस का फुल फॉर्म ही है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो यहां पर सिस्ट तो ऑलरेडी बोल रहा है ना, यस, बट वो एक्चुअल जो ओवेरियन सिस्ट होता है वो ओवेरियन सिस्ट नहीं होता, वो क्या होता है, फोलिकल्स जो होता है ना, ओवरी में जो फोलिकल होता है वो फोलिकल सिस्ट की तरह अपीयर होता है, सिस्ट की तरह दिखता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको पॉलीसिस्टिक बोल रहे हैं। इसलिए हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, हाइपोइकोइक ओवरीज बट नो इंडिविजुअल सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट नहीं होगा, बट जो ओवेरी में फोलिकल है वो फोलिकल हमको कैसे दिखेगा सर, वो दिखेगा हमको सिस्ट की तरह। ठीक है, नंबर 3 follicle count should be more than 20 in an ovary.
यानी कि फोलिकल में, सॉरी ओवेरी में कितने फोलिकल्स होना चाहिए सर हमको पीसीओएस डायग्नोस करने के लिए? तो 20 फोलिकल्स, मोर देन 20 फोलिकल्स होना चाहिए, ठीक है। अगर 20 फोलिकल्स से कम है तो फिर हम पीसीओएस डायग्नोस नहीं कर सकते, ठीक है। सो फोलिकल काउंट शुड बी मोर देन 20। पहले जो गाइडलाइंस था उसमें था मोर देन 12, बट नाउ न्यू गाइडलाइंस में मोर देन 20, ठीक है। एंड फोलिकल का साइज, फोलिकल का साइज क्या होगा सर? सो फोलिकल साइज, फोलिकल साइज शुड बी 2 to 9 mm। फोलिकल का साइज कितना होगा सर? सो हम अगर फोलिकल्स को मेजर करेंगे ना तो हमको बिटवीन 2 to 9 mm, कोई फोलिकल्स हमको 2 mm को देखने को मिलेगा, कोई 4 mm को, कोई 6 mm, कोई 8 mm, कोई 7 mm, ऐसे 2 to 9 mm का रेंज होगा फोलिकल्स का, ठीक है। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ ओवरीज, वॉल्यूम ऑफ ओवरीज should be more than 10 cc, should be more than 10 cc। ओवरीज का वॉल्यूम कितना होगा सर? तो मोर देन 10 cc, 10 cc से ज्यादा होगा, ठीक है। आफ्टर दैट हाइपर इकोइक सेंट्रल स्ट्रोमा ऑफ ओवरी, हाइपर इकोइक ऑफ, सॉरी हाइपर इकोइक सेंट्रल स्ट्रोमा, सेंट्रल स्ट्रोमा ऑफ ओवरी, ओवरी यानी कि ओवेरी का जो सेंट्रल स्ट्रोमा होगा, ओवेरी का जो सेंट्रल स्ट्रोमा होगा वो कैसा दिखेगा सर? तो वो हाइपर इकोइक दिखेगा। ओवरी हाइपो इकोइक दिखेगा, बट ओवेरी का जो सेंट्रल स्ट्रोमा होता है वो कैसे दिखेगा? तो हाइपर इकोइक दिखेगा, ठीक है। और सेंट्रल स्ट्रोमा, सो स्ट्रोमल इकोजेनिसिटी, स्ट्रोमल इकोजेनिसिटी, स्ट्रोमल इकोजेनिसिटी में आप क्या देखेंगे? अगर सेंट्रल स्ट्रोमा ठीक है, सेंट्रल स्ट्रोमा, स्ट्रोमा अगर ठीक है तो कौन सा पीसीओएस होगा? तो ये क्रोनिक पीसीओएस होगा, क्रोनिक पीसीओएस होगा। और सेंट्रल स्ट्रोमा थीन होगा, सेंट्रल स्ट्रोमा अगर थीन होगा तो कैसा पीसीओएस होगा? तो ये फ्रेश केस ऑफ पीसीओएस होगा, फ्रेश केस ऑफ पीसीओएस, यानी कि अभी ये भी पीसीओएस हुआ है, ठीक है, या हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस वन इज द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो है मोस्टली फॉलिकल्स, आप जब यूएससी में देखेंगे आप कैसे देखेंगे? मोस्टली फॉलिकल्स should be placed peripheral cystic pattern, peripheral cystic पैटर्न, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेकलेस साइन, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेकलेस साइन। सो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ सिस्ट इन ओवेरी इन केस ऑफ पीसीओएस? और वो होगा क्या? वो होगा नेकलेस साइन, ठीक है। और हम इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल साइन भी हम बोल सकते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल साइन, पर्ल साइन भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो या तो आपके ऑप्शन में नेकलेस साइन होगा या तो आपके ऑप्शन में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल साइन होगा, ये एग्जाम ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा हार्मोनल रेशियोज, ठीक है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा हार्मोनल रेशियोज कितने कितने होते हैं। सो E2:E1 का जो नॉर्मल रेशियो है वो है 2:1, बट जब पीसीओएस का केस होगा और तब आप E2:E1 का रेशियो देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 1:2, ठीक है।
आफ्टर दैट FSH-LH का जो रेशियो होता है ये भी होता है नॉर्मल में 2:1, बट जब PCOS का पेशेंट को जब आप स्कैन करेंगे, जब सॉरी PCOS के पेशेंट पे जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 1:2। ठीक है। एंड्रोजन का लेवल जो होता है अप टू 70 नैनोग्राम पर ml ये नॉर्मल होता है, बट अगर 70 to 150 आपकी रिपोर्ट में अगर आ रहा है तो आपको समझना है कि ये PCOS हो सकता है, क्योंकि एंड्रोजन का लेवल अप टू 70 नॉर्मल है, बट बिटवीन 70 to 150 ये क्या है, एंड्रोजन का लेवल ये होता है एबनॉर्मल, यानी कि ये PCOS में देखने को मिलता है। ठीक है। अब एक है लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन PCOS PCOD का। जब PCOD PCOS लंबा समय तक हो तो वहां पर एक रिस्क हो सकता है, एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्स सिंड्रोम, सर मेटाबॉलिक एक्स सिंड्रोम में क्या देखने को मिलता है? सो मेटाबॉलिक एक्स सिंड्रोम में पहले तो PCOD देखने को मिलेगा, और PCOD के साथ साथ डायबिटीज मेलाइटिस होगा, उसके साथ साथ ओबेसिटी होगा, उसके साथ साथ हाइपरटेंशन होगा और स्ट्रोक भी हो सकता है। ठीक है। तो ये है कुछ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, PCOS का लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। ठीक है। अब हम देख लेते हैं हार्मोन्स का लेवल, कौन कौन सा हार्मोन हाई होता है PCOD में और कौन कौन सा हार्मोन लो होता है PCOD में। तो हमने अप्रोक्स हमने पढ़ लिया है, इसको बस समराइज कर रहे हैं। तो आप लोग अपना नोट्स देखिए और मुझे बताइए, या आप अपने मन में सोचिए कि आप सही सोचे हैं या गलत सोचे। ठीक है। सो आप बताइए LH का लेवल क्या होगा PCOS में, LH का लेवल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो सर ये इंक्रीज होगा। ठीक है। एंड्रोजन का लेवल क्या होगा? एंड्रोजन का लेवल भी इंक्रीज होगा। ईस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा? ईस्ट्रोजन का लेवल भी इंक्रीज होगा। प्रोलैक्टिन का लेवल क्या होगा? सो प्रोलैक्टिन का लेवल भी इंक्रीज होगा। PCOS में प्रोलैक्टिन का लेवल भी इंक्रीज होगा। और LDL कोलेस्ट्रॉल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, ये क्या होगा? ये भी इंक्रीज होगा। ठीक है। LDL कोलेस्ट्रॉल भी इंक्रीज होगा। तो सर लो कौन कौन सा हार्मोन है जो कि लो होगा PCOS के केस में? सो FSH जो है वो कम होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन SHBG का लेवल लो होगा, और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल भी क्या होगा? लो होगा। ठीक है। सो ये कुछ हार्मोन है जो क्या होगा? लो होगा। ठीक है। अब हम देख लेते हैं मैनेजमेंट। हम PCOS हमने जान लिया, अब हम देखेंगे मैनेजमेंट। हम कैसे करेंगे PCOS के पेशेंट को? सो पहले तो हम वेट लॉस करने के लिए सजेस्ट करेंगे। पहले हमको क्या चाहिए? वेट लॉस। क्यों? क्योंकि पेशेंट को हैवी वेट हो गया, यानी कि वेट गेन हो गया है ना। उसके बाद नंबर टू में हम क्या करेंगे? नंबर 2 में हम टैबलेट मेटफॉर्मिन हम देंगे। क्यों देंगे हम टैबलेट मेटफॉर्मिन? क्योंकि ये है एंटी डायबिटिक ड्रग्स। दिस इज एंटी डायबिटिक ड्रग्स। और यहां पर इंसुलिन रेसिस्टेंस का प्रॉब्लम होता है, तो ये इंसुलिन रेसिस्टेंस के प्रॉब्लम को भी ये क्या कर सकता है? सॉर्ट आउट कर सकती है ना। सो इवन पेशेंट इज नॉन डायबिटिक, अगर पेशेंट नॉन डायबिटिक है, इवन पेशेंट इज नॉन डायबिटिक, we can give this tablet because it will treat insulin resistance. है ना।
आफ्टर दैट नंबर थ्री में हम देंगे प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हम देंगे। प्रोजेस्टेरॉन कितने साइकिल तक हम देंगे सर? सो 3 साइकिल्स। हम कितने साइकिल्स तक देंगे? 3 साइकिल तक देंगे। एंड इट विल गिव ओसीपी इट विल गिव नेगेटिव फीडबैक to LH. It will give negative feedback to LH, so LH will decrease. और जब LH डिक्रीज होगा तो हो सकता है कि वहां पर साइकिल आने का चांस रहे। ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम इनफर्टिलिटी के लिए हम क्या करेंगे सर? इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए हम 2 टैबलेट हम यूज करते हैं, ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स, है ना, ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स। और कौन कौन सा टैबलेट है सर? तो नंबर 1 लेट्रोजोल। लेट्रोजोल, है ना। लेट्रोजोल क्या है सर? तो लेट्रोजोल इज एरोमेटेज इनहिबिटर। लेट्रोजोल क्या है? एरोमेटेज इनहिबिटर है। और दूसरा जो है वो है क्लोमिफेन सेट्रेट। क्लोमिफेन सेट्रेट। और ये क्या है? ये पार्शियली एस्ट्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर है ना। दिस वन इज पार्शियली एस्ट्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर, है ना। और हेयरशूटिज्म के लिए हम क्या देंगे सर? हेयरशूटिज्म के लिए भी हम क्या देंगे? तो इसके लिए भी हम ओसीपी देंगे, है ना। ओसीपीस देंगे या स्पाइरोनोलैक्टोन देंगे। स्पाइरोनोलैक्टोन देंगे। और स्पाइरोनोलैक्टोन किस क्लास का ड्रग्स है सर? इट इज एंटी एंड्रोजेनिक ड्रग्स। इट इज एंटी एंड्रोजेनिक ड्रग्स। एंटी एंड्रोजेनिक ड्रग्स। और हेयरशूटिज्म क्यों हुआ है? क्योंकि एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर एंटी एंड्रोजेनिक ड्रग्स देंगे, जिसकी वजह से हेयरशूटिज्म का जो सिम्टम्स है ये ठीक हो जाएगा। ठीक है। सो गाइज, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पीसीओडी पीसीओएस के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर इतना आपको पता है तो फिलहाल आप ऑलमोस्ट पीसीओडी पीसीओएस का क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। और नेक्स्ट वीडियो लेकर हम बहुत जल्द आएंगे। तब तक देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। थैंक यू सो मच।